हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के बीच में बिहार स्टाफ नर्स और बीटीएससी एएनएम के रिगार्डिंग एमसीक्यू जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है वो लेके आई हूँ। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी स्टूडेंट न्यू होंगे, जो फर्स्ट टाइम मेरे यूट्यूब चैनल पे आए होंगे, तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उन सभी लोगों को भी हेल्प मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 में इससे पिछला वीडियो में सारा इससे पहले का क्लास ले चुकी हूँ। तो आगे अब हम लोग देखते हैं। जहाँ भी आप लोगों को डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा, तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का रिप्लाई करूँगी। तो आगे चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 66 में कि क्राइसिस से क्या अभिप्राय है। मतलब क्राइसिस से क्या मतलब, इसका क्या मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्राइसिस का मतलब क्या होता है। तो क्राइसिस का मतलब होता है कि जो फीवर होता है, टाइप्स ऑफ फीवर में ही हम लोग क्राइसिस के बारे में पढ़े हैं। तो क्राइसिस का मतलब होता है कि बुखार का एकदम से घटना, मतलब अचानक जो है फीवर कम हो जाता है। ठीक है, तो फीवर का अचानक से घटना, जैसे ये है फीवर बढ़ा और अचानक से कम हो गया, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। इसमें क्या कह रहा है कि जब सुबह व शाम यानी सुबह और शाम के टाइम का टेम्परेचर में 2 डिग्री फ़ारेनहाइट या इससे अधिक का अंतर हो तो तापक्रम समान ना हो, ऐसा बुखार कहलाता है। यानी कि सुबह में जो टेम्परेचर था बॉडी का, फिर शाम में जो टेम्परेचर है, दोनों के बीच का कितना अंतर होगा, 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का या उससे अधिक का अंतर होगा। तो और वो तापक्रम यानी टेम्परेचर जो है सुबह में या शाम में मतलब नॉर्मल नहीं रहता है। ठीक है, यानी बुखार रहता ही है। तो उसे क्या कहते हैं, ये जो 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है तो उसे कहते हैं रेमिटेंट फीवर। ठीक है, ये मान के चले यहाँ 99 है, तो सुबह के टाइम इतना था, फिर शाम के टाइम 101 है, बढ़ के 101 पे चला गया। तो इस टाइप के फीवर को क्या कहते हैं, रेमिटेंट फीवर। तो इस टाइप के फीवर को 2 डिग्री फ़ारेनहाइट का डिफरेंस रहता है सुबह शाम में। तो ऐसे और ये फीवर जो है नॉर्मल नहीं रहता है, यानी कि हर टाइम वो टेम्परेचर बढ़ा हुआ ही रहता है। तो ऐसे फीवर को कहते हैं रेमिटेंट फीवर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 68। इसमें क्या कह रहा है कि एस्फैक्सिया से अभिप्राय है। एस्फैक्सिया का क्या मतलब होता है। तो एस्फैक्सिया का मतलब हुआ दम घुटना। ठीक है, तो दम घुटता है तो इसका मतलब क्या कि ऑक्सीजन का कमी हो गया, यानी O2 का कमी। देखिए ये जो एस्फैक्सिया हुआ, इसका हिंदी ही हुआ क्या, दम घुटना, यानी कि दम घुट रहा है। ठीक है, तो दम घुटना हुआ तो इसका मतलब क्या, क्यों दम घुटेगा, तो ऑक्सीजन का कमी हो गया। ठीक, तो ऑक्सीजन का कमी होने के कारण ही क्या हुआ, दम घुट रहा, तो O2 का कमी हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देखिए जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से क्वेश्चन दिखे और आप लोग को समझ में आए। तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 69 में कि ऑक्सीजन की कमी में से संवेदनशील ऊतक है। यानी कि हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हुआ है तो सबसे संवेदनशील ऊतक कौन सा है। तो सबसे संवेदनशील जो ऊतक होता है तंत्रिका कोशिका होता है, नर्व सिस्टम। ठीक है,
तो तंत्रिका कोशिका जो है सबसे संवेदनशील ऊतक होता है ऑक्सीजन की कमी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70। ठीक, तो इसमें 70 में क्या है, एनोक्सीमिया से अभिप्राय है। ठीक, तो एनोक्सीमिया का मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 70 में, तो इसमें हो गया, देखिए एनोक्सीमिया, जैसे ही ईमिया वर्ड आएगा तो ईमिया का वर्ड का मतलब हो गया कि ब्लड, ठीक है, और एनोक्सीमिया तो यानी कि ब्लड में जो है ऑक्सीजन का कमी होना हुआ। ठीक, हम लोग को ये वर्ड से ही पकड़ना पड़ेगा, एनोक्सीमिया। ठीक है, ये जो मिया वर्ड आएगा, ईमिया वर्ड तो ब्लड का होता, ऑक्स मतलब ऑक्सीजन और एन मतलब अब्सेंस। ठीक है, तो इसका मतलब ब्लड में ऑक्सीजन का कमी। ठीक है, तो वही है रक्त में ऑक्सीजन की कमी, ऑप्शन बी। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 71। 71 में क्या कह रहा है कि क्रॉस इन्फेक्शन होने का तरीका है। तो क्रॉस इन्फेक्शन कहाँ पे होता है, तो फ्रॉम द हॉस्पिटल। क्रॉस इन्फेक्शन जो होता है कहाँ पे देखने को मिलता है तो हॉस्पिटल में। और फिर ये किस कारण से होता है, ऑप्शन भी देखिए, इसका पूरा देखते हैं। तो डायरेक्ट कांटेक्ट, हाँ हॉस्पिटल में क्या क्रॉस इन्फेक्शन जो है डायरेक्ट कांटेक्ट के कारण होता है, तो ये सही है। हॉस्पिटल में ही होता है ज़्यादा, तो सही है। थ्रू डस्ट, डस्ट के द्वारा भी होता है, यानी कि इसमें हो गया उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ द एबव। अब देखिए 72 में क्या कह रहा है कि शरीर का तापक्रम सामान्यतः कितने से कितने के मध्य रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना रहता है, तो ऐसे तो नॉर्मल पूछा जाए तो नॉर्मल जो है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट रहता है। ऐसे नॉर्मल कितना रहता है, तो 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी ऑप्शन बी। 97 से 99 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये क्या है, हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर हुआ कि इतना से इतना के बीच में रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यहाँ देखिए 73 में क्या है कि अधिकतम तापमान होता है। तो अधिकतम तापमान कहाँ का होगा, तो रेक्टल टेम्परेचर का अधिकतम तापमान होगा। मैं इससे पीछे क्लास में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि टेम्परेचर के बारे में, कि सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ होता है, कांस्टेंट कहाँ रहता है, कहाँ पे -1 कहाँ पे +1, ये सारा कुछ मैं बता चुकी हूँ। तो जो भी आप लोग में से नए स्टूडेंट होंगे तो प्लीज़ आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि अधिकतम तापमान होता है। ठीक है, तो रेक्टल टेम्परेचर में सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और यही आपको क्वेश्चन पूछ देगा मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर कहाँ होता है, तो मोस्ट रिलायबल टेम्परेचर भी कहाँ होगा, तो रेक्टम का होगा। ठीक है, अब आगे देखिए कह रहा है कि यहाँ पे अगर यही आपको पूछ दे कांस्टेंट टेम्परेचर कहाँ रहता है, कांस्टेंट तो कहाँ रहेगा, तो ओरल में। ठीक है, ओरल में कांस्टेंट टेम्परेचर रहता है। और फिर देखिए कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे बॉडी कितना 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो ये हमारा ओरल टेम्परेचर हो गया। ठीक है, और ये कांस्टेंट ओरल हो गया। आप देखिए एक्जिला जो है -1 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। ठीक है, यानी कि जो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट नॉर्मल होता है, इसमें -1 हो जाएगा एक्जिला का और +1 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऐसे करके मैं बता देती हूँ, +1 हो गया रेक्टम का। तो सबसे ज़्यादा कहाँ हो गया, ये तो नॉर्मल हो गया, ये हो गया किसका, तो ये हो गया रेक्टल टेम्परेचर का। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कहाँ रहता है, तो रेक्टल का रहता है, ऑप्शन सी।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 74। देखभाल देखकर जांच करना कहलाता है। ठीक है, तो देख के जांच कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाएगा आपका इंस्पेक्शन। देख के जो जांच किया जाता है उसको क्या इंस्पेक्शन कहा जाता है। देखिए अस्कल्टेशन, यहाँ जो जो वर्ड है मैं आप लोगों को उस वर्ड के बारे में बता देती हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो ये इंस्पेक्शन जो होता है देख के जांच किया जाता है, यानी देखा जाता है इंस्पेक्शन में। और फिर देखिए परकशन हो गया कि आपको टैप टैप किया जाएगा। ठीक है, जैसे कोई उंगली है, उंगली से इसे टैप टैप करके ढक ढकना, जैसे ये कोई पेशेंट है। ठीक है, तो ये पेशेंट के बगल में डॉक्टर है। एक मिनट, और इनका जो उंगली है ऐसे करके कि उसको टैप टैप करके उसके एब्डोमेन पे देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, ये हो गया परकशन। अब पाल्पेशन, पाल्पेशन का मतलब होता है कि हाथ से दबा के उसको फील किया जाता है कि ये सॉफ्ट है, कठोर है, तो क्यों है, तो ये पाल्पेशन हो गया। और अस्कल्टेशन हो गया स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप के द्वारा किया जाता है, जांच किया जाता है, उसको क्या अस्कल्टेशन कहते हैं। अब आगे देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 75 में कि हाथ से महसूस कर जांच करना कहलाता है। यानी हाथ से महसूस अभी जस्ट बताए हैं कि हाथ से महसूस किया जाएगा, तो यानी पाल्पेशन, उसको पाल्पेट किया जाता है, दबाया जाता है। तो यहाँ पे हाथ से महसूस कर जांच करना कहलाता है, तो ऑप्शन ए। अब देखिए मूत्र का सर्वोत्तम नमूना होता है, तो मूत्र का जो यूरिन सैंपल जो लेते हैं इसका नमूना कहाँ का होता है, कैसे लिया जाता है, तो इसमें जो है मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है। इसीलिए पेशेंट को कहते हैं कि बीच का धारा जो होगा वो लीजिएगा, तो मिड स्ट्रीम यूरिन लिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 77। ठीक है, तो 77 में क्या कह रहा है, तो इसमें कह रहा है कि मूत्र में खून आना यानी यूरिन में ब्लड आना, उसे क्या कहते हैं, तो उससे कहते हैं हीमेटोयूरिया। सी, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा, हीमेटोयूरिया। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 78। 78 में क्या कह रहा है कि मूत्र में कीटोन बॉडी के कारण उसकी गंध होती है। तो मूत्र में यानी यूरिन में जो कीटोन बॉडी है उसका गंध कैसा रहेगा, तो फलों जैसी गंध होती है, फल की तरह होता है, फलों जैसी गंध होती है। यूरिन में जो कीटोन बॉडी के कारण गंध होती है वो कैसा गंध रहता है, तो फल की तरह गंध रहता है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 79। इन्फेंट में पल्स कहाँ से लेते हैं, तो इन्फेंट है तो इन्फेंट में पल्स कहाँ से लेंगे, तो इन्फेंट में एपिकल पल्स से पल्स लेंगे। ठीक है, इन्फेंट में पल्स कहाँ से लेते हैं, तो एपिकल पल्स से लेते हैं पल्स। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 80 कि ग्रोन में कौन सी आर्टरी से पल्स लेते हैं, यानी कि ग्रोन एरिया में कौन सी आर्टरी से पल्स लेते हैं, तो ये हो गया फीमोरल आर्टरी से, जांघ वाली जो आर्टरी रहती है, धमनी रहती है, तो उसी से ग्रोन में पल्स लिया जाता है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 81। तो 81 में क्या कह रहा है कि थर्मामीटर मरकरी क्यों उपयोग में लाते हैं। जो थर्मामीटर है उसमें थर्मामीटर के अंदर क्या रहता है, तो उसमें मरकरी उसको बोलते हैं, या कहीं पे आपको पारा भी देखने को मिलेगा। तो ये मरकरी क्यों उपयोग में लाया जाता है, तो ये जो है तापकरण में परिवर्तन के प्रति संवेदनशील होता है। हाँ ये तो सही है कि जैसे ही टेम्परेचर है, टेम्परेचर में जो चेंजिंग होता है उसके प्रति संवेदनशील रहता है।
मरकरी में एक समान विस्तार होता है, ये भी सही है, एक समान विस्तार होता है। अब देखिए ये थर्मामीटर में मरकरी जो रहता है ये आसानी से उपलब्ध भी है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, उपरोक्त सभी। तो आज का हम लोग का सेशन यहीं तक हुआ। तो आप लोग को जहाँ भी डाउट होगा प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं आप लोगों का जवाब दूंगी, देने का कोशिश करूंगी। और आप लोग इस तरह मेरे यूट्यूब चैनल पे बने रहिए, प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए और सपोर्ट इसी तरह कीजिए। थैंक यू।